20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की ऐसी 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। भरतपुर में लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। शहर में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आने लगी है। एक तरफ तो व्यापारी प्रशासन का विरोध कर दुकानें खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इन लोगों के इस कदर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की वजह से यहाँ फिर से संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी है। प्रशासन ने कई बार कोशिश की, डंडे भी चलाए, चालान भी काटे, प्यार से और डांट फटकार कर समझाने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो रहा है। बाजार में अब लगातार भीड़ देखी जा रही है और जो लोगों की लापरवाही है वो अब भी देखी जा रही है। इससे जायज़ है कि जो कोरोना केसों की संख्या घटी थी वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। व्यापारी हैं वो भी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानों को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुलवाने की मांग कर रहे हैं। व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार जो खुली हुई दुकानों हैं उनसे जाकर के अपील कर रहे हैं कि दुकानों को बंद करें। साहब और जिला कलेक्टर साहब कह रहे थे हमसे कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइनों की हम पालना करेंगे, और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन जब 6 से 11 आ गई सब ट्रेडों को खोलने के लिए, फिर ऑडी बंद क्यों? व्यापार महासंघ ने डिमांड की कि एक तो या तो ये करो 6 से 11 में जो लोग अब तक खुल रहे हैं उनको खोल के फ्री कर दो। सोशल डिस्टेंसिंग की आपको पालना चाहिए, तो हमको 12 से 5 का टाइम दे दिया जाए, जिससे कि हमारा ग्राहक तो जो जरूरत का होगा वही आएगा बाजार में और सोशल डिस्टेंसिंग से पालना हो जाएगी। टोंक में अनलॉक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। यहाँ बाजार तो 11 बजे तक ही खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ जमा हो रही भीड़ में सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कहीं नजर नहीं आता। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो यहाँ बेमानी है। लोगों की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि कुछ लोग तो मास्क पहनना भी भूल गए हैं। जो पहन भी रहे हैं उनमें से ज्यादातर नाम मात्र के लिए। इस बढ़ती लापरवाही की वजह से पुलिस और प्रशासन के होश उड़ गए हैं और इस परेशानी को व्यापारी ये कहकर बढ़ाने पर तुले हैं कि उन्हें दुकान खोलने के लिए और ज्यादा समय मिले। मिनी अनलॉकडाउन चल रहा है और टोंक शहर में हम खड़े हैं। अभी इस वक्त की बात करें तो मिनी अनलॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो सरकारी गाइडलाइन है उसकी पालना की बात करें तो 11 बजे तक जो बाजार खुला है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में डराने वाली है। लोगों की लापरवाही इस कदर है, मास्क जरूर सबके लगे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो कहीं नजर नहीं आती है। 9-10 बजे के बीच की बात करें तो बाजारों की ये तस्वीरें हैं और वाकई में डराने वाली है। कोरोना महामारी के संक्रमण का दौर कम हुआ है और मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। ऐसे मरीजों और उनके परिजनों को बाद में आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल में एक पोस्ट कोविड क्लिनिक और पोस्ट कोविड वार्ड बनाया गया है। पोस्ट कोविड क्लिनिक को लेकर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर BL मीणा का कहना है कि जिला अस्पताल में एक पोस्ट कोविड क्लिनिकल और 10 बेड का वार्ड बनाया गया है। यहाँ मरीजों की काउंसलिंग करने के लिए मनोचिकित्सकों के साथ साथ डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अगर कोरोना से ठीक हुए लोगों को कोई परेशानी होती है तो वो पोस्ट कोविड क्लिनिक में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक यहाँ चेकअप करा सकते हैं। उसका फोबिया होता है, कोविड का फोबिया, तो उसकी वजह से मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो पेशेंट भी अपना आप सेटल नहीं हो पाते घर पे। वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। उसके लिए हमने क्लिनिक के रूप में 178 नंबर का कमरा रिजर्व किया है। उसमें राउंड क्लॉक 8 से 2 और 2 से 8 दो डॉक्टर रहेंगे। ये एक तो आयुर्वेदिक चिकित्सक रहेगा, एक हमारा फिजिशियन रहेगा। इतनी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर को देखकर आप हैरान मत होइएगा। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसे देखते हुए अस्पतालों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो मूलभूत सुविधा खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरी व्यवस्था तैयार रखें। बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं, जहां इन दिनों चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बचाव और इलाज के लिए तूफानी रफ्तार से तैयारी की जा रही है।
तमाम तरह के मेडिकल उपकरण और दवाइयों के साथ साथ यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का भी स्टॉक दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जरूरत के समय ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई दिक्कत न हो। अभी ऑक्सीजन प्लांट में 345 बड़े और 76 छोटे सिलेंडर बड़े हुए हैं और आज अभी वर्तमान 40 सिलेंडर बड़े वाले भर के अलवर के लिए गाड़ी जा रही है। अब यहाँ पर किसी तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है अपने? अभी कोई कमी नहीं है, पर्याप्त सिलेंडर व्यवस्था है यहाँ पर जो ऑक्सीजन से भरे हुए हैं सब। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की किसी भी तरह से कोई कमी यहाँ पर नहीं है। जैसा कि अभी ऑक्सीजन प्लांट इंचार्ज हमारे यहाँ पर बता रहे हैं कि लगभग 421 सिलेंडर हमारे यहाँ पर इस वक्त एडवांस रूप के अंदर मौजूद हैं, जो कि किसी भी तरह से या और किसी भी घातकता का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए काफी है। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शास्त्री नगर के कुक्कुटशाला में 1.50 करोड़ की लागत से एक नया पशु चिकित्सालय बनाया गया है। आपको बता दें कि 890 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने इस पशु चिकित्सालय में नया बाजार वाले पुराने पशु चिकित्सालय को भी शिफ्ट कर दिया गया है और इस नए अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक पशुओं का उपचार भी किया जा रहा है। नए पशु चिकित्सालय में 6 डॉक्टर्स रूम, डॉग आउटडोर, 2 लैब रूम, 1 मिनी एनिमल ऑपरेशन थिएटर, 1 लार्ज एनिमल ऑपरेशन थिएटर, 1 डिस्पेंसरी, 1 एक्सरे रूम, सोनोग्राफी रूम, लेबर रूम और स्टोर रूम भी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि नए भवन में एक्सरे रूम और आउटडोर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें बड़े जानवरों का भी आसानी से एक्सरे हो सकेगा। यहाँ गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी, डॉग्स, बिल्ली और बंदर समेत तमाम तरह के पक्षियों के उपचार की भी व्यवस्था है। पशु चिकित्सालय राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जो नया बाजार में था, अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो नया भवन बना है शास्त्री नगर में, यहाँ स्थानांतरित हो चुका है। जैसा कि सभी को पहले से ही पता था, पुराने वाले भवन में जो गोलपेव के पास में था नया बाजार में, वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी परेशानी होती थी। जो दूर से आने वाले व्हीकल्स थे जिनमें बड़े पशु आते थे वो नहीं आ पाते थे। तो इस वजह से इन तमाम परिस्थितियों को देख के ये जो नया भवन स्थानांतरित किया है, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। इस तरह से घर कम नर्सरी ज्यादा नजर आ रहा ये पोखरण के पर्यावरण प्रेमी शिक्षक दलपत राम जुइया का घर है। यूं तो सालों से उनके घर में यूं ही पौधे तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस बार पर्यावरण दिवस के लिए उनके घर खास तैयारी की जा रही है। दलपत राम जुइया का कहना है कि 5 जून यानी शुक्रवार को जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा तो अपने घर में तैयार हो रहे पौधों को सार्वजनिक स्थानों पर लगवाएंगे। कोरोना काल के अंदर एक वाटिका तैयार की है। इस वाटिका में विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार किए, जिसमें विशेषकर सहजन और तुलसी, गिलोय के पौधे तैयार किए। इन पौधों को मैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर विभिन्न धार्मिक स्थानों पर, धर्मशालाओं में, विद्यालय में, सार्वजनिक स्थानों में लगाऊंगा और गांव में भी निःशुल्क पौधे वितरण करूंगा। आपको बता दें कि दलपत राम जुइया पिछले कई सालों से कटते पेड़, सिमटते जंगल और बारिश के पानी से लगातार हो रहे भूमि कटाव को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए वो न केवल खुद पोखरण और आसपास के इलाकों में पेड़ पौधे लगाते रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी प्लांटेशन के लिए जागरूक करते रहे हैं। खास बात यह है कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कामों के लिए कई पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी मिल चुके हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बागिन एरोहेड की बेटी रिद्धि T124 जल्द ही सरिस्का चली जाएगी। इसे लेकर केंद्र सरकार और NTCA की ओर से जरूरी मंजूरी भी दे दी गई है। गौरतलब है कि बागिन एरोहेड की 2 बेटियां हैं, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि। बागिन एरोहेड की दोनों ही बेटियां युवा होने के साथ ही अपनी टेरिटरी बनाने के लिए कई बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। ऐसे में दोनों बागिन बहनों के बीच होने वाले टकराव को टालने के लिए वन विभाग ने दोनों में से एक को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए वन्य जीव प्रतिपालक को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने केंद्र सरकार और NTCA को प्रस्ताव भेजा, जिसके जवाब में बागिन T124 रिद्धि को सरिस्का शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी गई है।
सर इसका शिफ्ट करने के लिए रिद्धि 124 नंबर है उसका, यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था कि इसका शिफ्ट किया जाना है। उसके रिप्लाई में चीफ बड़े वार्डन द्वारा केंद्र सरकार ने इसे परमिशन के लिए पत्र में प्रेषित किया था। केंद्र सरकार के वाइल्ड लाइफ विभाग और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दोनों जगह से परमिशन आई है। हाथ में बोतल और बकरियों को दूध पिलाती इस बच्चे का नाम है धनारी। कभी आइस स्केटिंग करती है तो कभी पेंटिंग में अपना कमाल दिखाती है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेलने का भी खूब शौक है, लेकिन फिर भी दुनिया धनारी को वंडर गर्ल के नाम से पहचानती है। 5 साल की उम्र में एक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। धनारी मूल रूप से अजमेर की रहने वाली है। 5 साल में 40 से ज्यादा देश घूम चुकी है। मोस्ट ट्रैवल्ड बेबी का खिताब जीत चुकी है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कमाल कैसे हुआ। तो पहले धनारी की कहानी खुद उसकी मम्मी सोनिया की जुबानी सुनिए। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि बच्ची को पूरी दुनिया घुमाना है, बट हमारा काम ही ऐसा है, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चे के साथ ट्राई करके देखते हैं। जब ट्राई किया तो पता चला कि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके जाते हैं तो ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इस वंडर गर्ल के अनूठे रिकॉर्ड के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। धनारी के माता पिता मूल रूप से अजमेर के रहने वाले हैं। सोनिया और नरेन बुलानी थाईलैंड के बड़े बिजनेसमैन हैं। माता पिता का कारोबार कई देशों में फैला है। बिजनेस के चलते कई देशों की यात्रा करते हैं। अपनी बेटी धनारी को भी साथ लेकर जाते हैं और इसी के चलते धनारी के नाम मोस्ट ट्रैवल्ड बेबी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लोगों को लगता है कि छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, पर अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। बिहार के भागलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चोरी के 2 आरोपियों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवार आरोपी एक आदमी से उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उनको पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने आरोपियों को पीटना शुरू कर दिया। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने उन पर मन भर थप्पड़ और घूंसे बरसाए, यानी जिसको मौका मिला उसी ने उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद एक आरोपी को जमीन पर पटककर उसकी तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से मोबाइल बरामद नहीं हुआ। इस बीच कुछ लोगों ने उन्हें भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने किसी की नहीं सुनी और काफी देर तक उनकी पिटाई करते रहे। हालांकि बाद में किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपियों को किसी तरह भीड़ के कब्जे से निकालकर थाने ले गई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल आबकारी विभाग को एक इलाके में अवैध शराब के कारोबार की खबर मिली थी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई शुरू होते ही वहां रहने वाले लोग भड़क गए। अवैध शराब के कारोबारियों के साथ उनके परिवार की महिलाएं भी तैश में आ गईं। उन्होंने आबकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस बीच छापेमारी करने पहुंची टीम ने कुछ लड़कों को पकड़ लिया, जिस पर वो लोग और बौखला गए। एक महिला तो सरकारी गाड़ी पर अपना गुस्सा उतारने लगी। इसके बाद वो उस गाड़ी के आगे बैठ गई, जिसे हटाने में कर्मचारियों के पसीने छूट गए। इसके बाद भी काफी देर तक वहां बवाल होता रहा। इस हमले में कई कर्मचारियों को चोटें आईं। खबर है कि इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
उत्तराखंड के काशीपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ सहोता अस्पताल के बाहर कुछ लोगों से सरेआम मारपीट की गई। आरोप है कि जिन लोगों को पीटा गया उनकी अस्पताल के कर्मचारियों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल में तैनात कुछ सुरक्षा गार्ड उन पर डंडों के साथ टूट पड़े। उन्होंने न जगह देखी और न वहां मौजूद लोगों की परवाह की। वो बीच सड़क पर खुलेआम मरीज के उन तीनों घर वालों को पीटने लगे। सड़क पर सरेआम गुंडागिर्दी कर रहे इन गार्ड्स को देखकर ऐसा लगा जैसे वो उनकी जान लेकर ही दम लेंगे। डॉक्टर थोड़ी है, गुंडे हैं सब। इस दौरान कुछ लोगों ने उन आरोपियों को रोकने की कोशिश भी की। मामला शांत भी हुआ, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों के लिए। थोड़ी देर बाद वो सभी आरोपी फिर उन लोगों की तरफ गुस्से से बढ़े और उन पर डंडों से दोबारा हमला कर दिया। सर उन्होंने हमारे भौंक की मारी सिर में, सर बहुत मारा हमें। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। अस्पताल के जो गार्ड्स हैं गंभीर धाराओं में जो एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जो बच गए हैं उनकी तलाश तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां समाजवादी पार्टी के एक नेता ने शादी समारोह में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर डांस किया। बताया गया है कि एसपी नेता शैलेंद्र यादव इस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वो स्टेज पर चढ़ गए और डांस करते कलाकारों के साथ नाचने लगे। कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए नेताजी और उनके साथियों ने वहां जमकर डांस किया। मस्ती में झूम रहे शैलेंद्र यादव तो मानो कोरोना को भूल ही चुके थे। उन्होंने मास्क और जरूरी दूरी के नियम को भी हवा में उड़ा दिया। जल्दी ही वहां नारेबाजी भी शुरू हो गई। जश्न में डूबे एसपी नेता पार्टी के झंडे की तरह दिख रहे कपड़े को लपेटकर डांस करने लगे। मस्ती की ये महफिल काफी देर तक चलती रही, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, नेताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते वहां हाथापाई शुरू हो गई। बाद में वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सभी के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों पर पहले से ही पाबंदी लागू है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां डांस देखने पहुंची भीड़ ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उन्नाव में कोरोना की वजह से अभी भी नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन इस समारोह में सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया। वहां बड़ी तादाद में लोग डांस कलाकारों को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। ये लोग मस्ती के चक्कर में महामारी को भी भूल गए। इन लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा था और ना ही वहां जरूरी दूरी के नियम का पालन किया गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और समारोह के आयोजकों को हिरासत में ले लिया। 6 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर 2 डीजे मशीन तथा 2 लाइट मशीन कब्जा में लिया गया। इसके अलावा डांस देखने पहुंचे इलाके के दूसरे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग में काम करने वाली एक महिला और उसका पति मास्क के लिए टोकने पर कुछ पुलिस वालों से भिड़ गए। आरोप है कि ये लोग अनलॉक के दौरान बिना मास्क लगाए स्कूटर से सड़क पर घूम रहे थे। तभी चेकिंग के दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन जब उन्हें मास्क के लिए टोका गया तो वो आग बबूला हो गए। महिला के पति ने तो सारी मर्यादाएं लांघ दी। वो अपनी सफाई में बस जुबानी पर उतर आए। झूठ बोलिए मर जाइए, क्या झूठ बोला। बात बढ़ी तो एक पुलिस वाले ने उन्हें बहस न करने की सलाह भी दी। मैडम का 2 दिन हंगामा करना और आप किया था, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और बढ़ गया। तीखी बहस के बाद उस महिला के पति ने धमकी दे डाली, जिस पर पुलिस वालों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने बीच बचाव भी किया और फिर हंगामा कर रहे पति पत्नी को छोड़ दिया गया। गुजरात के सूरत से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया।
वहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद एक आदमी ने बीच सड़क पर अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। आरोप है कि अपने दोस्तों के साथ कोरोना नियम तोड़ने वाला ये आदमी अवैध शराब का कारोबार भी करता है और उसने कोरोना की वजह से लागू नाइट कर्फ्यू की भी परवाह नहीं की। उसने अपने दोस्तों को बुलाकर बीच सड़क पर ही 1-2 नहीं बल्कि 5 केक काटे। जश्न में डूबे इन लोगों ने कोरोना नियमों का भी ख्याल नहीं रखा। इसके बाद उसने बारी बारी से अपने दोस्तों को केक खिलाया, लेकिन कोई भी वहां मास्क पहने नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा 2 गज की दूरी बनाना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। बिना किसी डर के ये लोग काफी देर तक वहां पार्टी करते नजर आए। एलोपैथी और आयुर्वेदिक के बीच छिड़ी बहस के बीच दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने एक बड़ा दावा किया। इस संस्थान के मुताबिक यहाँ कोरोना के जितने भी मरीजों को भर्ती कराया गया वो सभी पूरी तरह से ठीक हो गए। खास बात यह है कि कोरोना मरीजों में ज्यादातर का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से किया गया। आपको बता दें कि यहाँ कोरोना के कम गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाता है और मरीजों के दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। जितना ध्यान मरीज के तंदुरुस्त होने पर दिया जाता है उतना ही उसके दिल और दिमाग पर भी। इसलिए दिन भर योगा और प्राणायाम से लेकर डांस तक के सेशन होते हैं। दावा ये है कि संस्थान में 600 मरीजों पर ये इलाज पूरी तरह से कामयाब रहा। हमने 600 मरीजों का पूरा इलाज किया है और 99.99% मरीज पूरा ठीक होके गए हैं। खास बात यह है कि आयुर्वेदिक संस्थान होने के बावजूद यहाँ मरीजों के लिए एलोपैथिक इलाज का भी इंतजाम है। खास तौर पर कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में 47 बेड हैं। यानी अगर मरीज की हालत बिगड़ती है तो एलोपैथी के डॉक्टर मोर्चा संभाल लेते हैं। ICMR के जो गाइडलाइन से एलोपैथी उपचार है ये भी हम ऐड करते हैं आयुर्वेद उपचार में। संस्थान के मुताबिक अब तक केवल 6% मरीजों का इलाज करने के लिए एलोपैथी का सहारा लेना पड़ा है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। वैसे तो ये फैसला अदालत का है, लेकिन बीजेपी इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरती और मुंबई में प्रदर्शन किया। वहां पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हिरासत में ले लिया और उन्हें अपनी गाड़ी में धक्का देकर बिठाया। लेकिन बीजेपी के लोगों ने गाड़ी में चढ़कर भी नारे लगाना जारी रखा। ये प्रदर्शन बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुईं। हिरासत में लेते समय पुलिस ने उन्हें भी खींच कर गाड़ी में बैठाया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने अदालत में आंकड़े पेश करने में लापरवाही की, इसलिए ओबीसी आरक्षण खत्म हुआ। 52% ओबीसी समाज इस राज्य में रहता है। उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन महाराष्ट्र सरकार के नाकर्तापना के वजह से वो खत्म हो गया। बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में वो 15 जून के बाद आंदोलन तेज कर सकती है। इंसान हो या जानवर, अनाथ होने पर आंसू निकल ही आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस पल्लत ब्रह्मदत्तन हाथी के साथ। दरअसल पल्लत के महावत दामोदरन नायर की मौत हो गई है। पिछले 25 साल से जिसके साथ पल्लत की सुबह और शाम हुआ करती थी, जो उसके खाने पीने का इंतजाम करता था, जो उसका हर तरह से ख्याल रखता था, उसके जाने के गम में पल्लत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और जिसने भी पल्लत की आंखों से आंसू निकलते देखे वो खुद के आंसू भी नहीं रोक सका। खास बात यह है कि इंसानों की तरह महावत दामोदरन नायर के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पल्लत हाथी भी उनके घर तक पहुंचा और उन्हें खास अंदाज में श्रद्धांजलि भी दी। आपको बता दें कि तस्कर हाथी पल्लत ब्रह्मदत्तन पिछले 25 साल से महावत दामोदरन नायर की देखरेख में रह रहा था। केरल के तमाम धार्मिक समारोह में दामोदरन नायर उसे सजा धजा कर ले जाते थे, लेकिन अब उनकी मौत के बाद ये सिलसिला भी खत्म हो जाएगा।
आसपास के लोगों का कहना है कि 60 साल तक दामोदरन नायर हाथियों के साथ रहा। हाथियों से उसके लगाव का यही सबूत है कि उसकी मौत पर आंसू बहाने उसका सबसे प्रिय हाथी पल्लत ब्रह्मदत्तन उनके घर तक आ पहुंचा है। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। ईरान की राजधानी तेहरान से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां तेल की एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। बताया गया है कि चिलचिलाती धूप और गर्मी की वजह से रिफाइनरी ने आग पकड़ ली, जिसके बाद तेल की ये रिफाइनरी लपटों से घिरी नजर आई, जिससे उठता घना काला धुआं चारों तरफ फैलने लगा। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही साफ नजर आ रहा था। धुएं का आलम यह था कि अचानक देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं की काली चादर से ढका नजर आया। आग से उठता ये काला धुआं कई घंटों तक पूरे इलाके में फैलता रहा। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी में लगी आग एलपीजी पाइपलाइन तक पहुंचने की वजह से बेकाबू हो गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इसमें किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। फिलीपींस में आया एक खतरनाक तूफान 3 लोगों की जिंदगी निकल गया और 2600 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। तूफान की वजह से वहां चट्टानें भी खिसक गईं और इतनी भारी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। नतीजा ये हुआ कि हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आया। एक वीडियो में एक मकान के सामने इतना ज्यादा पानी बहता दिखा कि तस्वीरें देखकर ये समझ ही नहीं आया कि वहां सड़क आखिर थी कहां। तूफान के तांडव की कुछ दूसरी तस्वीरों में भी मंजर डरावना दिखा। वहां सैलाब के बहाव की ताकत इतनी थी कि जो भी उससे टकराए बह जाए। मकान रहने लायक नहीं बचे तो बचाव कर्मियों को लोगों को राहत कैंपों में ले जाना पड़ा। कमर छूते बाढ़ के गंदे पानी के बीच राहत कर्मी लोगों का सामान सिर पर ढोकर उनके बच्चे अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें अपने साथ ले गए। प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया है कि समंदर से सफर पर निकले कुछ लोग भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए और बंदरगाह पर लगे बेंचों पर रात गुजारने को मजबूर दिखे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।